हेलो डियर साथियों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डियर क्लास 12 का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महामैराथन क्लास लेकर आए, जिसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सीधे बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में ये भी बतलाइएगा कि आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए डियर, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस सेशन का आपका पहला प्रश्न यही है कि डियर हीराकुंड परियोजना यानी कि डियर हीराकुंड जो बांध है यानी डैम पे परियोजना कहाँ है यानी कि किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए में उड़ीसा में है, या ऑप्शन नंबर बी में बिहार में है, या ऑप्शन नंबर सी में झारखंड में है, या ऑप्शन नंबर डी में उत्तर प्रदेश में डियर। तो हीराकुंड डैम यानी कि हीराकुंड जो बांध है डियर भारत के किस राज्य में है। उड़ीसा राज्य में। किस में है? उड़ीसा राज्य में है। और किस नदी पर है डियर? तो महानदी पर। इसको भी आपको याद रखना है। किस नदी पर है? महानदी पर। और इसके उद्घाटन कब किया गया था यानी कि इसको बनाने की प्रक्रिया को कब चालू किया गया था? तो 1957 ईस्वी में इसके उद्घाटन किया गया था डियर। इन हीराकुंड परियोजना से आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जैसे हीराकुंड परियोजना है आपको उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर। इसकी उद्घाटन कब हुई थी? तो 1957 ईस्वी में हुई थी। तो आपका फाइनल आपका ऑब्जेक्टिव नहीं यानी कि डियर आपका 1 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेबिका संबंधित है। अब आपसे पूछा जाता है डियर जो ये अरेबिका है ना संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में चाय से है, या ऑप्शन नंबर बी में कॉफी से है, या ऑप्शन नंबर सी में गन्ना से, या ऑप्शन नंबर डी में कपास से है। तो अरेबिका संबंधित है डियर किससे है? कॉफी से है। तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर, कॉफी से। अरेबिका किससे संबंधित है डियर? कॉफी से संबंधित है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि इन नदियों में से ना सबसे सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी यानी कि गंदा नदी कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में सतलज है, या ऑप्शन नंबर बी में यमुना है, या ऑप्शन नंबर सी में गंगा है, या ऑप्शन नंबर डी में है कृष्णा है। तो निम्नलिखित नदियों में से डियर सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन है डियर? यमुना नदी है। तो आपको 3 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर, यमुना नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा? यमुना नदी हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत यानी कि पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। अब आपसे पूछा जाता है डियर ये जो पानीपत जो तेल शोधन केंद्र है ना ये किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए में हरियाणा में है, या ऑप्शन नंबर बी में राजस्थान में है, या ऑप्शन नंबर सी में है असम है, या ऑप्शन नंबर डी में डियर उत्तर प्रदेश है। तो पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है डियर? हरियाणा में है अवस्थित। ये पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है डियर? हरियाणा में है। तो आपको 4 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरियाणा के पानीपत जिले में ये आपको पानीपत तेल शोधन केंद्र अवस्थित है डियर। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार यानी कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में डियर न्यूयॉर्क में है, या ऑप्शन नंबर बी में आपको वियना में है, या ऑप्शन नंबर सी में है जिनेवा में है, या ऑप्शन नंबर डी में है काठमांडू में डियर। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय डियर आपको कहाँ पर है? वियना में। सॉरी, WTO का मुख्यालय आपको जिनेवा में, स्विट्जरलैंड की जिनेवा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुआ था डियर? 1995 में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। वर्तमान में इसका कितना देश सदस्य है? 196 देश अभी इसका सदस्य है डियर। इसको भी आपको याद रखना है। तो WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है डियर? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी डियर? 1995 में। कितनी में? 1995 में। इसको भी आपको याद रखना है।
और एक गैट का उत्तराधिकारी, यानी कि गैट के बाद ना ये आपको WTO की स्थापना हुआ था, तो गैट का ये उत्तराधिकारी है, इसको भी आपको याद रखना है डियर। तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर, इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि किस राज्य में है नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है केरल में, या ऑप्शन नंबर बी में तमिलनाडु में, या ऑप्शन नंबर सी में गुजरात में है, या ऑप्शन नंबर डी में उत्तर प्रदेश में। तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है डियर, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, उत्तर प्रदेश में है। किसमें है नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, किस राज्य में अवस्थित है डियर, उत्तर प्रदेश में। किसमें है, उत्तर प्रदेश में, इसको आपको याद रखना है डियर, किसमें है, उत्तर प्रदेश में। और रावट भट्टा, यानी कि रावट भट्टा ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है डियर, राजस्थान में, इसको भी आपको याद रखना है डियर। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी के सहारे बासा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। यानी कि अब आपसे पूछा जाता है डियर, मान लीजिए कि ये एक आपको नदी है और इसके चारों ओर बासा गांव, ये नदी है और इसके चारों ओर एक घर है, तो ये किस प्रतिरूप में आएगा डियर। ऑप्शन नंबर ए में आयताकार में, या ऑप्शन नंबर बी में गोलाकार में, या ऑप्शन नंबर सी में रेखीय में, या ऑप्शन नंबर डी में वृत्ताकार में। तो नदी के सहारे बासा गांव किस प्रतिरूप में आएगा डियर, आपको याद रखना है, किस में आएगा, रेखीय में आएगा, रेखीय प्रतिरूप में आएगा। तो आपको 7 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, रेखीय प्रतिरूप में। और किसी डियर किसी तालाब के किनारे, यानी कि मान लीजिए ये आपको एक तालाब है और इसके चारों ओर बासा गांव, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर घर है और इसके चारों तरफ जो बासा गांव है वो किस प्रतिरूप में आएगा, तो वृत्ताकार में। और नदी के सहारे बासा गांव किस प्रतिरूप में आएगा डियर, तो रेखीय में। इन दोनों प्रतिरूप को आपको याद रखना है डियर। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेक संबंधित है, यानी कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है डियर, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, और पी से होता है पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम, और ई से एक्सपोर्ट, और सी से आपको कंट्री, यानी कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट देशों का एक क्या है, एक संगठन है। ओपेक संबंधित है किससे डियर, पेट्रोलियम निर्यात से, किससे है, पेट्रोलियम निर्यात से है। तो ओपेक संबंधित है डियर किससे, पेट्रोलियम निर्यात से है, यानी कि जो भी देश पेट्रोलियम निर्यात करते हैं, यानी कि दूसरे को ना बेचते हैं, तो उन सभी देश का ना एक संगठन है जिसको हम लोग ओपेक कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, यानी कि ओपेक संबंधित है किससे है, पेट्रोलियम निर्यात से है संबंधित डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि किस संघ का है ना मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए में ओपेक का है, या ऑप्शन नंबर बी में दशेस का है, या ऑप्शन नंबर सी में आसियान का है, या ऑप्शन नंबर डी में है सभी का। तो किस संघ का मुख्यालय डियर काठमांडू यानी कि नेपाल में अवस्थित है। तो दशेस जिसको हम लोग सार्क बोलते हैं, इसकी मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है डियर, काठमांडू नेपाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी डियर, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी डियर, 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुआ था। कहाँ पर हुआ था डियर, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। और इसकी दशेस की टोटल कितने देश सदस्य है डियर, आपको 8 देश सदस्य है, जिसमें आपको भूटान है, भारत है डियर, नेपाल है, मालदीव है, पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान है, और श्रीलंका है, और श्रीलंका है डियर, और बांग्लादेश। इसका 8 देश सदस्य है। ये आपसी इसका स्थापना इसलिए किया गया था डियर कि आपसी सहयोग को न बढ़ावा देने के लिए और व्यापार को न बढ़ावा देने के लिए। और इसकी स्थापना कहाँ हुआ था डियर, 8 दिसंबर 1985 पर 1985 में आपको बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है डियर, काठमांडू नेपाल में स्थित है डियर। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है डियर।
डियर। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है आपको? वियना में। और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि ओपेक का मुख्यालय, ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम निर्यात देशों का एक आपको एक संगठन है जिसका मुख्यालय आपको डियर कहाँ पर है? वियना में। इसको भी आपको याद रखना है डियर। और दशेस का मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ पर है? सभी का मुख्यालय आपको याद रखना है डियर। काठमांडू में किसका मुख्यालय है डियर? काठमांडू में आपको दशेस का मुख्यालय और आसियान का मुख्यालय डियर जकार्ता में है डियर। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। आसियान का मुख्यालय आपको याद रखना है जकार्ता, दशेस का काठमांडू और ओपेक का मुख्यालय वियना में है डियर। तो आपको 9 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दशेस, जिसको हम लोग सार्क बोलते हैं डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि इनमें से कौन सा है ना जो सांस्कृतिक नगर है? ऑप्शन नंबर ए में केनबारा, या ऑप्शन नंबर बी में मक्का, या ऑप्शन नंबर सी में लंदन, या ऑप्शन नंबर डी में दिल्ली। तो कौन सा डियर सांस्कृतिक नगर है? केनबारा आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और सांस्कृतिक नगर कौन है डियर? मक्का है ये आपको सांस्कृतिक नगर। और दिल्ली आपको भारत का राजधानी है और ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है आपको लंदन है डियर। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। तो कौन सा सांस्कृतिक नगर है डियर? मक्का मदीना, ये आपको सांस्कृतिक नगर के अंतर्गत आता है डियर। तो आपको 10 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि इथोपिया, यानी कि जैसे हमारा भारत देश है उसी प्रकार इथोपिया की राजधानी है ना, कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है केनबारा, या ऑप्शन नंबर बी में न्यूयॉर्क, या ऑप्शन नंबर सी में है लंदन, या ऑप्शन नंबर डी में अदीस अबाबा। तो निम्नलिखित में से डियर कौन इथोपिया की राजधानी है? तो केनबारा किसका राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी आपको केनबारा है। न्यूयॉर्क आपको एक शहर है जो अमेरिका में है, और लंदन आपको ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है, और इथोपिया की राजधानी आपको डियर अदीस अबाबा। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? अदीस अबाबा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अदीस अबाबा हो जाएगा आपको इथोपिया की राजधानी डियर। तो आपको 11 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक, यानी कि एच से होता है आपको ह्यूमन, और डी से होता है डेवलपमेंट, और आई से होता है इंडेक्स। यानी कि मानव विकास सूचकांक को न किसने विकसित किया, यानी कि मानव विकास सूचकांक को किसने बनाया? ऑप्शन नंबर ए में प्रो अमर्त्य सेन, यानी कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन, या ऑप्शन नंबर बी में मनमोहन सिंह, या ऑप्शन नंबर सी में है डॉक्टर महबूबुल उल हक, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI को किसने निर्मित किया था डियर? तो डॉक्टर महबूबुल उल हक ने किया था। और ये कहाँ का निवासी था? तो आपको पाकिस्तान का ये निवासी था। इसको भी आपको याद रखना है डियर। कहाँ का था? पाकिस्तान का निवासी था। कहाँ की? पाकिस्तान का ये रहने वाले थे। और ये एक आपको अर्थशास्त्री भी था डियर। तो मानव विकास सूचकांक को किसने निर्मित किया था डियर? ये आपको एक पाकिस्तानी था, यानी कि ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, और ये आपको एक अर्थशास्त्री भी था। तो आपको 12 नंबर क्वेश्चन का डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर महबूबुल उल हक हो जाएगा डियर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो डियर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसा ही वीडियो अब से आपको एग्जाम तक देखने को मिलेगा, और सभी वीडियो आपको एकदम सरल भाषा में समझाया जाएगा। तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा डियर। तो चलिए, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्नलिखित देशों में से ना किसका लिंग अनुपात, यानी कि किसका लिंगानुपात है ना विश्व में सर्वाधिक का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए में लैटविया का, या ऑप्शन नंबर बी में है फ्रांस, या ऑप्शन नंबर सी में डियर जापान, या ऑप्शन नंबर डी में है कतर। तो निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात डियर विश्व में सर्वाधिक है? तो आपको याद रखना है लैटविया का, यानी कि डियर लैटविया का आपका विश्व में सर्वाधिक लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात आप लोग जानते हैं क्या होता है, इसको आपको बतलाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं। तो लिंग अनुपात
क्या है डियर, तो किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है डियर, तो लाटविया का। और लिंगानुपात का आपको परिभाषा डियर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बतलाइएगा कि क्या होता है इसका परिभाषा डियर, हम आपसे जानना चाहते हैं डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुरुष प्रवास के प्रमुख धारा है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि भारत में है ना पुरुष प्रवास, यानी कि जो पुरुष लोग हैं ना जो एक जगह से जो दूसरे जगह प्रवास करते हैं, यानी कि रहने चले जाते हैं या कमाने के उद्देश्य से या किसी भी उद्देश्य से जो दूसरे जगह जो प्रवास करते हैं उसका प्रमुख धारा क्या है। ऑप्शन नंबर ए में ग्रामीण से ग्रामीण, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से वो ग्रामीण क्षेत्र में जाता है, या ऑप्शन नंबर बी में नगरीय क्षेत्र से या नगरी में जाता है, या ऑप्शन नंबर सी में डियर ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर जाता है, या ऑप्शन नंबर डी में है डियर नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में। यानी कि डियर पुरुष की यानी कि भारत में जो पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है डियर, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र। यानी कि डियर ग्रामीण क्षेत्र से न लोग रोजगार पाने के लिए किस क्षेत्र की ओर जाता है, नगरीय क्षेत्र की ओर जाता है। तो कैसा पुरुष प्रवास की धारा है भारत में, तो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की ओर भारत में पुरुष प्रवास के प्रमुख धारा है डियर। तो आपको 14 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की ओर भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि आर्थिक यानी कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलाप, यानी कि जो भी आर्थिक क्रियाकलाप में से है ना कौन ग्रामीण, यानी कि कौन ग्रामीण अधिवास, यानी कि कौन ग्रामीण अधिवासों से ना संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में प्राथमिक है, या ऑप्शन नंबर बी में है द्वितीयक है, या ऑप्शन नंबर सी में तृतीयक, या ऑप्शन नंबर डी में चतुर्थ। तो निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है डियर, तो प्राथमिक, यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन लोग संलग्न होते हैं, यानी कि कौन लोग हैं ना जो प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं डियर, तो ग्रामीण लोग होते हैं, जिसमें आपको प्राथमिक क्रियाकलाप में आपको कृषि आ जाता है। जैसे कि ग्रामीण ही लोग तो कृषि करता है, कृषि आ गया, पशुपालन हो गया, ये सब आपको क्या ग्रामीण अधिवासों की संबंधित कार्य, क्या पशुपालन हो गया, आपको पशुपालन डियर, अखेट हो गया, यानी कि अखेट शिकार करना, ये सब आपको क्या हो गया प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण हो गया। यानी कि ग्रामीण अधिवास के जो आर्थिक क्रियाओं के है ना कौन सा संबंधित है, प्राथमिक, और ये द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थ आपको शहरी यानी कि नगरीय अधिवासों से संबंधित है डियर। तो आपको 15 नंबर क्वेश्चन का डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर, प्राथमिक हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिसीन नगर का संबंध है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि गिरिसीन नगर का है ना संबंध है किस से है। ऑप्शन नंबर ए में छावनी से है, या ऑप्शन नंबर बी में व्यापार से है, या ऑप्शन नंबर सी में शिक्षा से है, या ऑप्शन नंबर डी में बाजार से है। तो गिरिसीन नगर का संबंध है डियर किस से है, तो छावनी से है। किस से है, छावनी नगर से है। तो आपको 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, छावनी से, यानी कि छावनी नगर से है आपको गिरिसीन नगर का संबंध है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। अब आपसे पूछा जाता है डियर यानी कि पूर्व मध्य रेल मंडल कहाँ है ना, मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में हाजीपुर में है, या ऑप्शन नंबर बी में जबलपुर में है, या ऑप्शन नंबर सी में है गोरखपुर में है, या ऑप्शन नंबर डी में इलाहाबाद में है। तो पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय डियर कहाँ पर है, आपको याद रखना है हाजीपुर में है, यानी कि बिहार राज्य के वैशाली जिला में है डियर। किस राज्य में है, बिहार राज्य के वैशाली जिला में आपको हाजीपुर में स्थित है। पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, हाजीपुर में है डियर। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर की ITDP है, यानी कि अब आपसे पूछा जाता है डियर ये ITDP है ना क्या है। ऑप्शन नंबर ए में समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम, या ऑप्शन नंबर बी में है
समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम, या ऑप्शन नंबर सी में है समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम, या ऑप्शन नंबर डी में है समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम। तो ITDP क्या है डियर? समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम, यानी कि ये आपको एक जाति का है ना, जो समन्वित जनजाति विकास, यानी कि इन जनजातियों को ना विकास करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था, जिसका नाम क्या है? ITDP है। तो ITDP क्या है डियर? समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम है। तो आपको 18 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुतीकोरिन अवस्थित है। अब आपसे पूछा जाता है डियर, ये तुतीकोरिन है ना पतन अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए में केरल में है, या ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक में है, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर तमिलनाडु में है, या ऑप्शन नंबर डी में है पश्चिम बंगाल में है डियर। तो तुतीकोरिन डियर कहाँ पर अवस्थित है? तमिलनाडु में, यानी कि भारत के तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु राज्य में आपको तुतीकोरिन अवस्थित है। तो आपको 19 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा डियर। और कोचीपतन कहाँ पर स्थित है डियर? केरल में है, इसको भी आपको याद रखना है। कोचीपतन पूछे तो आपको केरल याद रखना है, और तुतीकोरिन आपको तमिलनाडु में स्थित है डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि पारादीप पतन है ना किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में गंगा पर, या ऑप्शन नंबर बी में महानदी पर, या ऑप्शन नंबर सी में कावेरी पर है, या ऑप्शन नंबर डी में कृष्ण। तो पारादीप पतन डियर किस नदी डेल्टा पर अवस्थित है? महानदी के डेल्टा पर अवस्थित है। किस पर है? महानदी पर है। तो आपको 20 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी। और ये पारादीप पतन किस राज्य में है डियर? ओडिशा राज्य में, इसको भी आपको याद रखना है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं, यानी कि अब आपसे पूछा जाता है डियर कि इन रोगों में से है ना कौन सा एक रोग है जो वायुजन्य, यानी कि वायु प्रदूषण के कारण इसका जन्म नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए में श्वसन संक्रमण, या ऑप्शन नंबर बी में है अतिसार, या ऑप्शन नंबर सी में है नेत्र श्लेष्माला शोथ, या ऑप्शन नंबर डी में है श्वासन नली शोथ। तो निम्नलिखित रोग में से कौन डियर वायुजन्य नहीं है? तो अतिसार, ये आपको वायुजन्य रोग नहीं, ये आपको पेट संबंधित रोग है, यानी कि ये पेट संबंधित यानी कि दस्त संबंधित रोग है। कौन? अतिसार है। तो ये तीनों आपको वायुजन्य रोग यानी कि श्वसन संक्रमण और नेत्र श्लेष्माला शोथ या और श्वासन नल, ये आपको ये तीनों है ना, ये आपको वायुजन्य रोग है। और ये आपको अतिसार है जो आपको पेट संबंधित रोग है यानी कि दस्त संबंधित रोग है। तो आपको किस नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? अतिसार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अतिसार हो जाएगा। तो आपको याद रखना है डियर 21 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से कौन अम्ल वर्षा का कारण, यानी कि अब आपसे पूछा जाता है डियर कौन सा है ना अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है डियर? आपको याद रखना है अम्ल वर्षा का कौन सा कारण यानी कि किसके कारण होता है डियर? वायु प्रदूषण के कारण होता है। किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण। और वायु प्रदूषण में यानी कि डियर सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रो डाइऑक्साइड गैस का ना प्रदूषण होता है, तो आपको अम्ल वर्षा होता है। यानी कि अम्ल वर्षा कौन सा गैस के कारण होता है डियर? ये होता है आपको वायु प्रदूषण। और अम्ल वर्षा कौन सा गैस के कारण होता है डियर? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और डियर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का जब मिश्रण होता है तो वो वायु प्रदूषण के माध्यम से आपको अम्ल वर्षा होता है। तो अम्ल वर्षा किसके कारण होता है डियर? आपको वायु प्रदूषण के कारण होता है। किस प्रदूषण के डियर? वायु प्रदूषण, यानी कि डियर वायु प्रदूषण के कारण आपको अम्ल वर्षा होता है। इसको आपको याद रखना है डियर। तो निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है डियर? वायु प्रदूषण है। चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी कृषि अधिक सफल है, यानी कि अब आपसे पूछा जाता है डियर ये आपको सहकारी कृषि के बारे में आप जानते हैं। यानी कि सहकारी कृषि का मतलब होता है डियर इसमें है ना कृषक, यानी कि कई कृषक है ना डियर
एक अपना समूह बनाकर उसमें कृषि करते हैं और उसका लाभ सभी आदमी आपस में बांट लेते हैं, यानी कि 10 आदमी का ग्रुप बनाते हैं और वो कृषि करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहकारी कृषि, जिसे हम लोग ग्रुप कृषि भी कहते हैं। यानी कि सहकारी कृषि डियर अधिक सफल रही है किस देश में रही है? ऑप्शन नंबर ए में रूस में है, या ऑप्शन नंबर बी में भारत में, या ऑप्शन नंबर सी में नीदरलैंड में, या ऑप्शन नंबर डी में डेनमार्क में। तो सहकारी कृषि डियर अधिक सफल रही किस देश में डियर? तो डेनमार्क में। यानी कि डेनमार्क में आपको सहकारी कृषि अधिक सफल रहा है डियर, और यह रही है। तो आपको 23 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्नलिखित में से है ना कौन फसल है जो रोपण फसल है? ऑप्शन नंबर ए में है डियर गेहूं, या ऑप्शन नंबर बी में है डियर मक्का, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर राई, या ऑप्शन नंबर डी में है चाय। तो निम्नलिखित में से डियर कौन है ना जो रोपण फसल है? तो रोपण फसल हम सभी जानते हैं डियर चाय, कॉफी, ये सब आपको रोपण फसल है। केला, नारियल या कोको, ये सब आपको रोपण फसल के अंतर्गत आता है। तो आपको कौन सा रोपण फसल है डियर? चाय रोपण फसल है। और आपको गेहूं हो गया, और ये राई आपको कौन सा रबी फसल है, और ये मक्का आपको खरीफ फसल है। तो इस सभी फसल का नाम याद रखना है कौन फसल है। जैसे डियर आपको चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब आपको कॉफ़ी हो गया, केला हो गया, अनानास हो गया, और कुछ जैसे कॉफ़ी हो गया, केला, अनानास, नारियल, ये सब आपको रोपण फसल, गन्ना, ये सब आपको रोपण फसल के अंतर्गत आता है। और गेहूं, राई, जौ, सरसों, ये सब आपको किसके? रबी फसल के अंतर्गत आता है। और मक्का, धान, ये सब आपको खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो इन सभी को आपको याद रखना है डियर। तो आपको 24 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाय हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्नलिखित में से ना किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? यानी कि डियर जितना भी देश है तो उसका किसी देश का अर्थव्यवस्था कैसा होता है? समाजवादी होता है, या किसी देश का अर्थव्यवस्था पूंजीवादी होता है, या किसी देश का अर्थव्यवस्था मिश्रित होता है। यानी कि डियर किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन, यानी कि जो भी लोग उत्पादन, यानी कि जो भी पैसा कमाता है ना उसका स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, यानी कि उनका निजी संपत्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए में समाजवादी में, या ऑप्शन नंबर बी में आपको पूंजीवादी में, या ऑप्शन नंबर सी में मिश्रित में, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में डियर उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवादी में आपको व्यक्तिगत होता है, और समाजवादी में इसमें आपको सरकारी होता है। यानी कि सभी उत्पादन का स्वामित्व किसका होता है? सरकार का होता है। और मिश्रित में आपको कुछ उत्पादन पर आपको व्यक्तिगत अधिकार भी होता है, और कुछ सामाजिक यानी कि सरकारी अधिकार भी होता है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा भारत देश का अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित है। तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत यानी कि निजी होता है? तो पूंजीवादी। पूंजीवादी किस देश में है डियर? अमेरिका में है पूंजीवादी, और समाजवादी आपको रूस में है। और मिश्रित यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था डियर हमारे प्यारा सा देश भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित है डियर। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है डियर। तो आपको 25 नंबर क्वेश्चन का डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर पशु चारण किस क्रिया यानी कि डियर पशु जो चारण है यानी कि पशु चराना यानी कि पशु को है ना चराना किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में आपको प्राथमिक क्रियाकलाप से, या ऑप्शन नंबर बी में द्वितीय क्रियाकलाप से, या ऑप्शन नंबर सी में है तृतीय क्रियाकलाप, या ऑप्शन नंबर डी में चतुर्थ क्रियाकलाप। तो पशु चारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से डियर संबंधित है? तो आपको याद रखना है डियर पशु चारण आपको प्राथमिक से संबंधित है। किससे है डियर? प्राथमिक क्रियाकलाप से। यानी कि डियर प्राथमिक क्रियाकलाप से आपको कृषि हो गया, जैसे पशुपालन हो गया, पशुचारण हो गया, वानिकी हो गया, खेत हो गया, ये सब आपको
प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है डियर। उद्योग जो हो गया यानी कि विनिर्माण क्षेत्र हो जाएगा, ये आपको द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है। और सेवा सेक्टर आपको तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। इन सभी पॉइंट को डियर आपको याद रखना है। तो पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है डियर? तो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है डियर। तो आपको 26 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं? यानी कि डियर हम सभी जानते हैं डियर कि जननांकी संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं डियर? ऑप्शन नंबर ए में प्रथम में, या ऑप्शन नंबर बी में आपको द्वितीयक में, या ऑप्शन नंबर सी में है तृतीयक में, या ऑप्शन नंबर डी में, इनमें से कोई नहीं। तो जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में डियर जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है? तो प्रथम अवस्था में डियर जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है, और द्वितीयक अवस्था में डियर आपको जन्म दर उच्च होता है लेकिन मृत्यु दर क्या नीच होता है, और तृतीयक अवस्था में डियर आपको जन्म दर भी नीच होता है और मृत्यु दर यानी कि दोनों नीच होता है। और इस अवस्था में आपको जनसंख्या शिक्षित हो जाता है, जिसके कारण आपको जनसंख्या भी कम रहता है। और जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है डियर? तो प्रथम अवस्था में, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्नलिखित में से है ना कौन जन स्थानांतरण, यानी कि जो व्यक्ति है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है ना, तो उसका प्रतिकर्ष कारक नहीं, यानी कि प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं? जो प्रकृति की तरफ से दिया जाता है। जैसे डियर प्रकृति के तरफ से कौन सा कारक दिया गया है? जैसे जलाभाव, ये हो जाएगा आपको प्रकृति का कारक हो जाएगा। और दूसरा है आपको बेरोजगारी, ये भी आपको प्रकृति के कारक है। और महामारी भी आपको प्रकृति कारक है। लेकिन डियर ये आपको शैक्षणिक सुविधा है ना, ये आपको जन स्थानांतरण का क्या अपकर्ष कारक है, यानी कि शैक्षणिक सुविधा ये आपको मानव का बनाया गया है, और जिसे हम लोग अपकर्ष कारक का उदाहरण मानते हैं। तो निम्नलिखित में से डियर कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है डियर? तो शैक्षणिक सुविधा है जन स्थानांतरण का आपको अपकर्ष कारक का उदाहरण। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती है? अब आपसे पूछा जाता है डियर जो टोटल है ना जो विश्व में जनसंख्या है, तो उसका कितना प्रतिशत जनसंख्या है ना जो एशिया महादेश में निवास करता है? ऑप्शन नंबर ए में 30%, या ऑप्शन नंबर बी में 20%, या ऑप्शन नंबर सी में है 100%, या ऑप्शन नंबर डी में है 60%। तो विश्व जनसंख्या का डियर कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती है डियर? तो 60% लोग हैं ना डियर आपको एशिया महादेश में निवास करता है। कितना? 60%। इसको आपको याद रखना है। तो विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती है डियर? तो 60% लोग आपको एशिया महादेश में निवास करती है। तो आपको 29 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 60%। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सघन जनसंख्या वाला है? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से, यानी कि क्षेत्र का मतलब होता है कि जगह, यानी कि निम्नलिखित जगह में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए में मरुस्थलीय प्रदेश, या ऑप्शन नंबर बी में है ध्रुवीय प्रदेश, या ऑप्शन नंबर सी में दक्षिणी पूर्वी एशिया, या ऑप्शन नंबर डी में है विषुवतीय रेखीय प्रदेश। तो निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सघन जनसंख्या वाला है डियर? तो दक्षिण पूर्वी एशिया जो क्षेत्र है ना, ये आपको सघन जनसंख्या का मतलब होता है जहां पर ज्यादा जनसंख्या निवास करता है। तो किन क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या निवास करता है डियर? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में आपको ज्यादा जनसंख्या निवास करता है। तो आपको 30 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा डियर।
चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। अब आपसे पूछा जाता है ये जो पर्यटन भूगोल है डियर मानव भूगोल के न किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है सामाजिक भूगोल से, या ऑप्शन नंबर बी में राजनीतिक भूगोल से, या ऑप्शन नंबर सी में नगरीय भूगोल से, या ऑप्शन नंबर डी में है आर्थिक भूगोल से डियर। तो पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है डियर, ये आपको आर्थिक भूगोल के क्षेत्र से संबंधित है। किससे डियर, आर्थिक भूगोल से है। आर्थिक भूगोल से पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है डियर, तो आर्थिक से है। तो आपको 31 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव भूगोल के यानी कि डियर पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है, आर्थिक से है। इसको आपको ये जैसे कृषि भूगोल ये भी आपको आर्थिक भूगोल से संबंधित है, संसाधन भूगोल ये भी आपको आर्थिक भूगोल से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल ये भी अंतर्राष्ट्रीय भूगोल से संबंधित है, विपणन भूगोल ये भी आपको अंतर्राष्ट्रीय डियर विपणन भूगोल भी आपको आर्थिक भूगोल से संबंधित है डियर। कृषि संसाधन पर्यटन ये सभी आपको मानव भूगोल के आर्थिक भूगोल से संबंधित है डियर। तो आपको 31 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्थिक भूगोल हो जाएगा डियर। चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, यानी कि डियर मानव भूगोल का न पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेडरिक रेटजेल, या ऑप्शन नंबर बी में रिटर, या ऑप्शन नंबर सी में ब्लास, या ऑप्शन नंबर डी में हमबोल्ट। तो मानव भूगोल का संस्थापक या पिता किसे कहा जाता है डियर, तो फ्रेडरिक रेटजेल को आपको मानव भूगोल का पिता समझो या जनक कहा जाता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो गया डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रेडरिक रेटजेल हो जाएगा डियर। चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो नव निश्चयवाद यानी कि नव निश्चयवाद संकल्पना में न डियर किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन नंबर ए में प्रकृति घटक, या ऑप्शन नंबर बी में है मानवीय घटक, या ऑप्शन नंबर सी में ये भी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं डियर। तो नव निश्चयवाद यानी कि निश्चयवाद या नव निश्चयवाद संकल्पना में डियर किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो प्रकृति घटक को भी और मानवीय घटक को भी। तो आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। नव निश्चयवाद संकल्पना में डियर किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो प्रकृति घटक को भी महत्वपूर्ण माना गया है और मानवीय घटक को भी महत्वपूर्ण माना गया है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर, यानी कि ए बी दोनों हो जाएगा डियर। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित क्रियाओं में से किस में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्नलिखित क्रियाकलाप यानी कि निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप यानी कि कौन सा क्रियाकलाप में है ना उच्च स्तरीय यानी कि सबसे उच्च स्तरीय अन्वेषण किए जाते हैं यानी कि खोज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में प्राथमिक क्रियाकलाप में, या ऑप्शन नंबर बी में द्वितीय क्रियाकलाप में, या ऑप्शन नंबर सी में डियर तृतीयक में, या ऑप्शन नंबर डी में है पंचम क्रियाकलाप में। तो निम्नलिखित क्रियाकलाप में से किस में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं डियर, तो पंचम क्रियाकलाप में किए जाते हैं। तो आपको 34 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंचम क्रियाकलाप हो जाएगा डियर। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्नलिखित में से ना कौन पेशेवर यानी कि पेशेवर सेवाओं से संबंधित यानी कि पेशेवर सेवाओं यानी कि सामाजिक सेवाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर वकील हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी में धोबी, या ऑप्शन नंबर सी में नाई, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई ही यानी इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित यानी कि सामाजिक कार्यों से है ना कौन सा पेशा है जो डियर संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। वकील भी है,
सामाजिक पेशेवर सेवाओं से संबंधित धोबी भी है और नाई भी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है डियर? वकील, धोबी, नाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा डियर। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, लाल कलर यानी कि डियर लाल कलर का संबंध है, यानी कि डियर लाल कलर जो श्रमिक है ना उसका संबंध है किससे डियर? ऑप्शन नंबर ए में प्राथमिक क्रिया से, या ऑप्शन नंबर बी में द्वितीय क्रिया से, या ऑप्शन नंबर सी में तृतीय क्रिया से, या ऑप्शन नंबर डी में चतुर्थ क्रिया से। तो लाल कलर का संबंध है डियर आपको प्राथमिक क्रियाकलाप से। और अगर यहीं पर आपसे पूछ दिया जाता कि स्वर्ण कलर का संबंध किससे है, तो पंचम क्रियाकलाप से है डियर, इसको आपको याद रखना है। तो लाल कलर का संबंध है डियर प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंध है। तो आपको 36 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्रिया से हो जाएगा। चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि कौन सा एक कार्य है ना जो पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में परिवहन है, या ऑप्शन नंबर बी में संचार, या ऑप्शन नंबर सी में सेवाएं, या ऑप्शन नंबर डी में है नीति निर्धारक। तो निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है डियर? तो नीति निर्धारक, यानी कि डियर नीति निर्धारक है ना ये आपको पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। तो आपको 37 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीति निर्धारक हो जाएगा डियर। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं किया जाते, यानी कि डियर विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं किए जाती है। ऑप्शन नंबर ए में है पंपास में, या ऑप्शन नंबर बी में स्टेपिज में, या ऑप्शन नंबर सी में पेरेरी में, या ऑप्शन नंबर डी में अमेजन बेसन में। तो विस्तृत व्यापार अनाज कृषि डियर किस क्षेत्र में नहीं किए जाती है? तो अमेजन बेसन में नहीं किया जाता है, नहीं तो आपको पंपास में भी किया जाता है, स्टेपिज में भी किया जाता है, पेरेरी में भी किया जाता है। तो आपको 38 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेजन बेसन में नहीं होता है विस्तृत व्यापार अनाज कृषि नहीं होता। किस में? अमेजन बेसन में नहीं होता है। तो आपको 38 नंबर क्वेश्चन का डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेजन बेसन में हो जाएगा डियर। चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइड उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि जो बॉक्साइड उत्पादन यानी कि जो भी राज्य उत्पादन करता है उसमें अग्रणी राज्य है, यानी कि सबसे आगे कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए में गोवा हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी में ओडिशा हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी में कर्नाटक हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी में असम हो जाएगा। तो बॉक्साइड उत्पादन में डियर अग्रणी राज्य कौन सा है? ओडिशा आपको बॉक्साइड उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा राज्य है डियर? ओडिशा, यानी कि बॉक्साइड उत्पादन में आपको अग्रणी राज्य कौन सा है? ओडिशा, यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्नलिखित में से है ना कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में कोलकाता, या ऑप्शन नंबर बी में एथेंस, या ऑप्शन नंबर सी में है मैनचेस्टर, या ऑप्शन नंबर डी में मेनफिस। तो निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है डियर? तो एथेंस है ना ये आपको आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। तो आपको 40 नंबर क्वेश्चन का डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? एथेंस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एथेंस हो जाएगा, आपको एथेंस आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि सुएज नहर जोड़ती है। अब आपसे पूछा जाता है डियर ये सुएज नहर है ये जोड़ती है हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, या ऑप्शन नंबर बी में प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर लाल सागर को भूमध्य सागर से, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो सुएज नहर जोड़ती है किससे जोड़ती है डियर? लाल सागर को आपको भूमध्य सागर से जोड़ता है। और एक किस देश के द्वारा बनाया गया था डियर? मिस्र देश के द्वारा बनाया गया था। इसको भी आपको याद रखना है, किस देश के द्वारा? मिस्र देश के द्वारा ये आपको सुएज नहर का निर्माण किया गया था डियर।
चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर की आवादान उदाहरण है। अब आपसे पूछा जाता है डियर ये जो आवादान है ना ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में है तेल पतन का, या ऑप्शन नंबर बी में सवारी पतन का, या ऑप्शन नंबर सी में है पैकेट पतन का, या ऑप्शन नंबर डी में नौसेना पतन का। तो आवादान उदाहरण है डियर तेल पतन का। और ये कहाँ पर स्थित है डियर? इराक में है। कहाँ पर है डियर? इराक में है। इराक में आवादान है, आपको इसको भी आपको याद रखना है डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में एशिया में, या ऑप्शन नंबर बी में है यूरोप में, या ऑप्शन नंबर सी में अफ्रीका में, या ऑप्शन नंबर डी में उत्तरी अमेरिका में। तो विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है डियर कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है डियर उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो आपको 43 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्नलिखित में से है ना कौन वन आधारित उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए में कागज उद्योग, या ऑप्शन नंबर बी में सीमेंट उद्योग, या ऑप्शन नंबर सी में चमड़ा उद्योग, या ऑप्शन नंबर डी में है लौह इस्पात उद्योग। तो निम्नलिखित में से डियर कौन वन आधारित उद्योग है डियर? तो आपको वन आधारित उद्योग कौन है डियर? कागज उद्योग है, ये आपको वन आधारित उद्योग है। तो आपको 44 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कागज उद्योग हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्नलिखित में से कौन एक है ना जो जन स्थानांतरण यानी कि जो लोग है ना एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर रहने के लिए जो चला जाता है उसको हम लोग जन स्थानांतरण बोलते हैं। तो जन स्थानांतरण का डियर कौन सा अपकर्ष कारक किसे कहते हैं? जो अपने ओर आकर्षित करता है लोगों को, वो नहीं है। यानी कि कौन सा एक ऐसा कारक है जो जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में रहन सहन की बेहतर दशाएं, या ऑप्शन नंबर बी में अनुकूल जलवायु, या ऑप्शन नंबर सी में है रहन सहन की निम्न दशाएं, या ऑप्शन नंबर डी में है शांति एवं स्थायित्व। तो निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का डियर अपकर्ष कारक नहीं है? तो रहन सहन की निम्न दशा ये अपनी ओर आपको आकर्षित नहीं करता, लेकिन रहन सहन की बेहतर दशाएं और अनुकूल जलवायु और शांति एवं अस्तित्व ये आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। ये और रहन सहन की निम्न दशाएं आपको जन स्थानांतरण का क्या अपकर्ष कारक नहीं, यानी कि ये प्रतिकर्ष कारक है जो प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। तो रहन सहन की निम्न दशा हो जाएगा। यानी कि डियर आपका 45 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, रहन सहन की निम्न दशाएं हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए में पश्चिम बंगाल के, या ऑप्शन नंबर सी में केरल का, या ऑप्शन नंबर सी में बिहार का, या ऑप्शन नंबर डी में उत्तर प्रदेश का। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था डियर? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक था। किस राज्य का? बिहार का, जिसमें आपको बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें आपको 1100 यानी कि डियर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको बिहार की जनसंख्या घनत्व था। कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था डियर। तो आपको 46 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्नलिखित राज्य में से ना सर्वाधिक का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा अप्रवासी आते हैं। ऑप्शन नंबर ए में केरल हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी में डियर बिहार हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी में है छत्तीसगढ़। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में डियर सबसे सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं डियर? तो आपको महाराष्ट्र में डियर सबसे ज़्यादा संख्या में अप्रवासी यानी कि बहुत लोग आते हैं। किस राज्य में? महाराष्ट्र में आते हैं डियर।
चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्नलिखित में से है ना कौन पेय फसल। पेय फसल किसको कहते हैं? जिसको हम लोग किसी माध्यम से पीते हैं। जैसे डियर चाय को हम लोग चाय पत्ती को बनाकर हम लोग पीते हैं, कॉफी भी पीते थे, इसको हम लोग पेय फसल कहते हैं। तो निम्नलिखित में से डियर कौन पेय फसल है? तो चाय भी आपको पेय फसल है, कॉफी भी पेय फसल है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी दोनों आपको पेय फसल है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों हो जाएगा, आपको पेय फसल हो जाएगा डियर। तो आपको 48 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्न में से है ना कौन सा एक जो है खनन नगर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है झारिया, या ऑप्शन नंबर बी में है रानीगंज, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर खेतरी, या ऑप्शन नंबर डी में है पटना। तो निम्न में से डियर कौन सा एक खनन नगर नहीं है डियर? पटना आपको खनन नगर नहीं, ये आपको राजधानी नगर है, जो बिहार की राजधानी है। लेकिन आपको झारिया, रानीगंज और खेतरी ये तीनों आपको खनन नगर है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पटना। आपको याद रखना है डियर, झारिया कहाँ पर है? झारखंड में, और ये आपको कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको रानीगंज, ये आपको पश्चिम बंगाल में, ये आपको कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और ये खेतरी है आपको तांबे के लिए प्रसिद्ध। तो आपको 49 नंबर क्वेश्चन का डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पटना। कौन सा है खनन नगर न है? तो पटना आपको खनन नगर नहीं है डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि किस नगर को न दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में चेन्नई को, या ऑप्शन नंबर बी में सोलापुर को, या ऑप्शन नंबर सी में है कोयम्बटूर को, या ऑप्शन नंबर डी में है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद को। तो किस नगर को डियर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है डियर? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है डियर। तो आज का इस सेशन में डियर हम इतने ही तक रहने देते, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। क्योंकि डियर अभी 50 क्वेश्चन आपको बाकी है। तो आपको हम 50 क्वेश्चन का आपको पार्ट 2 में, यानी कि डियर महामैराथन सेशन 2 पार्ट 2 हम इसका जल्द ही लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय। फिर मिलता हूँ डियर पार्ट 2 में। धन्यवाद। आप कमेंट करके जरूर बतलाइएगा कि आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से डियर आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद डियर।